नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अढ़ाई का अड्डा। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात कांग्रेस को झटके की। दीपक सक्सेना ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। कमलनाथ के करीबी है दीपक सक्सेना, बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें, दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे, अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में टूट लगातार देखने को मिल रही है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, नेता, दिग्गज जो हैं वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इसी बीच दीपक सक्सेना, जो कि कमलनाथ के बेहद करीबी हैं और अब बीजेपी का दामन थामने की तैयारी में हैं। सारे पदों से इस्तीफा उनके द्वारा दे दिया गया है। छिंदवाड़ा को भेदने के लिए, जीत हासिल करने के लिए बीजेपी की तरफ से हर कोशिश की जा रही है और बड़े बड़े नेता छिंदवाड़ा से, नेता कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं कमजोर कांग्रेस जो है हो रही है छिंदवाड़ा में। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राजेश करमेले हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, लगातार जो है झटका कांग्रेस को लग रहा है और छिंदवाड़ा को तो भेदना चाहती है बीजेपी, अच्छे से फतह हासिल वहां पर करना चाहती है, इसलिए तमाम वो कोशिश जिससे जीत हासिल हो जाए छिंदवाड़ा में, क्योंकि एकमात्र वही सीट है जो हासिल करने में कहीं ना कहीं नाकामी हाथ लगी है बीजेपी को। अब बड़े बड़े नेता जिस तरह से शामिल हो रहे हैं बीजेपी में, पूरी तरह से कमजोर यहां पर कांग्रेस हो रही है। बिल्कुल, देखिए जैसे लगातार ये जारी है। बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारी, संगठन के पदाधिकारी, ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं। काफी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता भी गए हुए हैं। सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को आज तब लगा जब कांग्रेस के बड़े स्तंभ जो छिंदवाड़ा के माने जाते थे, दीपक सक्सेना, उनके पुत्र हैं अजय सक्सेना, वो एक बड़े काफिले के साथ भोपाल पहुंचे। उन्होंने साफ कर दिया कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। उनके साथ 5 से 6 पार्षद हैं, 4 सभापति हैं, इसके अलावा और भी जनप्रतिनिधि हैं। चूंकि लंबे समय से दीपक सक्सेना यहाँ पर कमलनाथ जी के साथ काम करते आ रहे हैं और ये बड़े तरीके से कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों से अच्छी खासी पकड़ है इनकी, और ये वजह है कि कांग्रेस इसको बड़े झटके के तौर पर ले रही है। हालांकि दीपक सक्सेना ने ये साफ किया है कि वो भाजपा ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक, उनसे जब लगातार बने रहिए। बीजेपी से हमारे साथ नेहा बग्गा जी जुड़ गई हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका। लगातार बड़ी संख्या में जो है कांग्रेस से रुख कर रहे हैं बीजेपी का, और जिस तरह की रणनीति बीजेपी तैयार कर रही थी, किसी ना किसी तरह से छिंदवाड़ा को भेदना है, हासिल करना है, सत्ता वहां पर चाहिए, तो अब तो बीजेपी के कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। क्या है, आश्वस्त हैं आप इसके बाद? अब देखिए, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और छिंदवाड़ा ही क्यों, पूरे प्रदेश और पूरे देश भर में आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस के नेता छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस में एक ही व्यक्ति को लॉन्च करने के लिए जो अनुभवी लोग हैं, जो युवा हैं, उनकी अनदेखी की जा रही है, लगातार उनकी बेइज्जती की जा रही है। तो ये उन सबका निर्णय है और ये उन सबका भी निर्णय है जो राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं, जो देख रहे हैं कि लगातार देश का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, जो देख रहे हैं कि मोदी जी ने किस दृढ़ता में, किस संकल्प के साथ में भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में तो नेता और नीति दोनों की बहुत कमी है, जिसकी वजह से जो उनका कैडर है पूरा का पूरा, वो अपने आप को अनाथ महसूस करता है। जी, कांग्रेस के दिग्गज नेहा जी कह रहे हैं कि कचरा है ये जो कांग्रेस से साफ हो रहा है, वो बीजेपी में जा रहा है। और सवाल यहाँ पर ये भी है कि आखिर हारे हुए नेताओं पर यहाँ पर बाजी क्यों लगाई जा रही है। ये भी बड़ा सवाल है कि दाव क्यों खेला जा रहा है यहाँ पर कांग्रेस से जो हारे हुए विधायक आ रहे हैं या लोग आ रहे हैं। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई सेड कि जो लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं और उन अनुभवी लोगों का, उन युवाओं को कचरा समझती है कांग्रेस पार्टी, वो कांग्रेस के साथ बेइज्जती सहन करके क्यों रहेंगे, जिनका अपना एक आधार है जनता के बीच में, जो अपने क्षेत्र के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर वो उस धारा के साथ चलना चाहेंगे जो देश को सर्वप्रथम रखती है, जो देश हित में निर्णय लेती है, जो देश के लिए समर्पित है, जो 24 घंटे 365 दिन जनता के समक्ष रहती है। और कांग्रेस जो पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए जाना जाती है, जिसका नेतृत्व एक कंफ्यूज्ड नेतृत्व है और जो लगातार बैकस्टैबिंग करता है देश के विकास में, उनको लोग छोड़ के जाएंगे ही। ठीक
ठीक नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। सहयोगी शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, देखिए, बड़ी रणनीति के तहत बीजेपी आगे चलती है और अब जिस तरह से बड़े बड़े नेता कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, यहां पर एक फैक्टर ये भी है कि इतने हारे हुए नेता हैं, उन पर आखिर क्यों दाव खेल रही है बीजेपी? कहीं ना कहीं अपनी मजबूती के लिए जो रेड जोन है, 5 जगह रेड जोन है, बीजेपी रेड जोन में है, उससे भी मजबूत करना चाहती है, किसी भी तरह का यहां पर रिस्क नहीं लेना चाहती लोकसभा के दौरान। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जहां जहां बीजेपी को ये लग रहा है कि उसके लिए कांग्रेस संकट बन सकती है और ऐसी जगह से लगातार बीजेपी ज्वाइन कराई जा रही है कांग्रेस के लोगों को, चाहे वह मालवा निवाड़ का पूरा इलाका हो या फिर बिंद की बात होती है। सबसे अधिक अगर कांग्रेस कहीं से टूट रही है तो वो मालवा निवाड़ और बिंद का इलाका, खासकर कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़े को लेकर लगातार जो है वो बीजेपी सक्रिय नजर आ रही है। तमाम जो नेता है वो वहां पर दौरे कर रहे हैं और उनके जितने भी कार्यकर्ता हो सकते हैं, अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को तोड़ने का प्रयास जो है वो लगातार छिंदवाड़ा से किया जा रहा है। जिस तरीके से अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि शाम 4 बजे मध्य प्रदेश बीजेपी में एक सदस्यता अभियान को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और बुलाई गई है, उसमें छिंदवाड़ा के तमाम जो नेता हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि अजय सक्सेना जो है वो पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जो दीपक सक्सेना जिन्होंने अब से कुछ देर पहले कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है, पूर्व मंत्री रहे, कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनके बेटे जो है अजय सक्सेना, उनके बारे में माना जा रहा है कि 4 बजे शाम को वो बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। तो कहीं न कहीं कमलनाथ और जो बड़े नेता हैं उनको डैमेज करने का प्रयास लगातार बीजेपी करने में जुटी हुई है। ठीक। भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। डूबता जहाज बीजेपी कह रही है कांग्रेस को, जिस तरह से आपकी पार्टी के नेता बीजेपी का रुख कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि भाई हमारा जहाज जो है स्टेबल है और स्टेबिलिटी के साथ ही नेता आगे जाना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? दीपक सक्सेना भी अब बीजेपी में जाने की तैयारी में है, सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कमलनाथ के करीबी भी हैं। किस तरह से देखें इससे? देखिए, जो नेता भाग रहे हैं वो नेता भाग रहे हैं, लेकिन जो है कार्यकर्ता अभी वहीं खड़ा है, अडिग खड़ा है, क्योंकि कार्यकर्ता जो है पार्टी के साथ कटिबद्धता के साथ जुड़ा हुआ होता है और नेता अवसर के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपने बताया कि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस डूबता जहाज है। बीजेपी का जहाज तो उड़ता हुआ जहाज है, तो ये उड़ते हुए जहाज से लोग क्यों कूद रहे हैं? उनके केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, 4 सांसदों ने इस्तीफे दे दिए, 400 का नारा लग चुका है कि 400 पार होने वाली है और गारंटी दे दी है प्रधानमंत्री जी ने कि 400 सीटें आएंगी। तो फिर उनके जहाज से लोग जो है आकाश में उड़ रहा है जहाज, उससे क्यों कूद रहे हैं लोग बिना जो है छतरी पकड़े? वो तो सीधे कूद रहे हैं। ये सवाल जो है वहां पर भी इसकी चिंता की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि आकाश में जो जहाज उड़ रहा है दिगंत तक जिसकी बात हो रही है उसमें से लोग कूद रहे हैं। कांग्रेस का तो जहाज आपने डूबा हुआ बता दिया, तो डूबे हुए जहाज में स्वाभाविक रूप से लोग जो है कूदपात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहाज तो उड़ रहा है, आकाश में उड़ रहा है, दिगंत तक उसका हल्ला है, डंका बज रहा विश्व में, फिर भी कूद रहे हैं लोग। ये राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं और राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से लोग अपने फैसला करते हैं। जनता और कार्यकर्ता वहीं खड़ा है कांग्रेस का, कितने भी नेता आए जाएं। आज से 3 महीने पहले जब कमलनाथ जी की सरकार आती दिख रही थी, बीजेपी के लोग ट्रक में भर के, ठेले भर के यहाँ पर 200 गाड़ियां लेके कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे। ठीक भूपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, लगातार सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। राजेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र, आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी अगली खबर पर। बीजेपी सदस्यता अभियान के संयोजक नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर शायराना अंदाज में तंज कसा। उन्होंने कहा कि मैं तो राहुल जी से कहता हूं, भगदड़ का मजा लीजिए, अपने ही देश में कुछ दिन तो गुजारिए मध्य प्रदेश में। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस में कोई टिकट लेने वाला बचा नहीं है। ये बड़ा बयान जो है नरोत्तम मिश्रा द्वारा दिया गया है। मैं तो आदरणीय राहुल गांधी जी से कहूँगा, भगदड़ का मजा लीजिए अपने ही देश में, कुछ दिन तो गुजारिए मध्य प्रदेश में। आज स्थिति कांग्रेस की बड़ी विचित्र हो गई है। व्यंग्यकार राहुल गांधी हो गए और जीतू पटवारी का अहंकार है।
ये व्यंग्यकार और अहंकार के बीच में पार्टी फंसी हुई है। पर ऐसे विचित्र लोगों से मुकाबला है कि किसान कानून लाओ तो वो कहते हैं कि जमीन चली जाएगी, एनआरसी लाओ तो वो कहते हैं नागरिकता चली जाएगी, सीएए लाओ तो बोले पहचान चली जाएगी। अब समझ में नहीं आ रहा है चुनाव चुनौतियों से है या पनौतियों से है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया है कि इस बार छिंदवाड़ा में बीजेपी जीतेगी। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि देश में मोदी जी की आंधी है, लोगों में मोदी जी के प्रति विश्वास है, साथ ही छिंदवाड़ा के विकास की अपेक्षा है। प्रेम दिखाई इस चुनाव में मुझे मोदी जी की आंधी दिखाई दे रही है। मोदी जी के प्रति लोगों का अनुराग दिखाई दे रहा है, मोदी जी के प्रति विश्वास दिखाई दे रहा है, मोदी जी के प्रति प्रेम दिखाई दे रहा है और मोदी जी से अपेक्षा भी है कि छिंदवाड़ा का विकास हो। और जिस तेज गति से देश में मोदी जी के नेतृत्व में प्रगति हो रही है, उसमें उस दौड़ में छिंदवाड़ा भी पीछे छूटा हुआ है, क्योंकि यहाँ से सांसद कभी भी मोदी जी के समर्थक नहीं रहे। इस बार छिंदवाड़ा की जनता ने शायद ये तय कर लिया है कि हम मोदी जी से कंधा मिलाकर छिंदवाड़ा का विकास भी करवाएंगे, तो यहाँ का जनप्रतिनिधि, यहाँ का माटी का लाल इस बार सांसद बनेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा। कमलनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र की हत्या करने के लिए पहले कांग्रेस की चुनी हुई सरकार गिराई गई, उसके बाद नेताओं की खरीद फरोख्त की गई। जो नेता नहीं झुके उनके ऊपर जांच एजेंसियों का अंकुश लगाया गया। ठीक चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से पूरी तरह चौपट करने के लिए आयकर विभाग का उपयोग किया जा रहा है। कमलनाथ ने लिखा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और देश की जनता के लिए परीक्षा की घड़ी है, हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। और इसी बीच बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। भोजशाला में कल से एएसआई का सर्वे शुरू होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने सर्वे का आदेश दिया था। 5 एक्सपर्ट की टीम सर्वे करेगी। ज्ञानवापी की तर्ज पर इसका सर्वे होगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। ज्ञानवापी के बाद अब मध्य प्रदेश में भोजशाला परिसर के एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया गया है। कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। जानकारी आपको दे रहे हैं। एएसआई का सर्वे जो है शुरू हो जाएगा। भोजशाला में कल से यह सर्वे शुरू होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने सर्वे का आदेश भी जारी आदेश दिया था। 5 एक्सपर्ट की टीम अब सर्वे करेगी। ज्ञानवापी की तर्ज पर अब यह सर्वे होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से हमने देखा ज्ञानवापी में सर्वे की तरह हमने देखा, उसी तर्ज पर अब यहां पर सर्वे होने जा रहा है। किस तरह से आखिर कल से अपने सर्वेक्षण का काम करना शुरू कर देगा। देखिए जा रहा है कि 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है। दोनों पक्ष से जो लोग हैं वो इसमें शामिल रहेंगे, विषय विशेषज्ञ इसमें शामिल रहेंगे और 6 सप्ताह का समय जो है वो कोर्ट ने एएसआई को दिया है और उसके बाद रिपोर्ट जो है वो एएसआई अपनी सबमिट करेगा कि आखिर उसने भोजशाला का जो सर्वेक्षण किया उसमें आखिर क्या पाया। देखिए जिस तरीके से हिंदू पक्ष की तरफ से ये दावा किया गया है कि 10वीं शताब्दी के आसपास यहाँ पर मंदिर हुआ करता था, विश्वविद्यालय हुआ करता था जहां बच्चे पढ़ाई लिखाई करते थे। 14वीं शताब्दी में जो है वो इसको तोड़कर इसकी जगह मस्जिद और दरगाह बनाई गई थी। लेकिन 2003 के बाद से लगातार हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ही इसमें पूजा अर्चना और नमाज पढ़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि ये जो है वो सरस्वती माता का मंदिर है, उसको दरगाह या मस्जिद के तौर पर इसको नहीं पूजा जाना चाहिए। और यही कारण है कि इस पूरे मामले को हिंदू पक्ष की तरफ से इंदौर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और याचिका की सुनवाई करते हुए पिछले दिनों ही इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई को निर्देश दिए थे कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप करने के लिए एक सर्वे होना चाहिए। देखिए जिस तरीके से जिस बात का आपने जिक्र किया कि ज्ञानवापी को लेकर भी लगातार इस तरह के सवाल खड़े होते थे कि क्या वह शिव मंदिर है या फिर मस्जिद, उसको लेकर भी देखिए लंबा जो लड़ाई है वो हाईकोर्ट में चली और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही एएसआई ने इसका पूरा सर्वे किया था और उसके बाद जो है वो स्थितियां अब स्पष्ट हो चली है। तो उम्मीद है कि सदियों से चले आ रहे इस जो भोजशाला का जो विवाद है एएसआई के सर्वे के बाद उस विवाद का भी पटाक्षेप हो जाएगा। जी
बाकी देखिए, ये भोजशाला का मामला अभी नहीं है, लंबे वक्त से इसमें अलग अलग तरह की मांगे होती रही है। 2003 का भी वक्त था जब इस तरह के सर्वे की मांग की गई थी, पर हालांकि उस समय ये था कि एसआई की तरफ से कहा गया था कि मंगलवार के दिन हिंदू पूजा कर सकते हैं, वहीं शुक्रवार के दिन जो मुसलमान समाज के लोग हैं वो नमाज पढ़ सकते हैं। तब से ये जो चीजें चलती आ रही हैं, अब जब सर्वे का मौका आया है तो आखिर रिएक्शंस किस तरह के आ रहे हैं, चाहे वो हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो? देखिए, बात अगर रिएक्शन की करें तो दोनों ही पक्षों को जो इंदौर हाईकोर्ट ने है उसने लंबे समय तक सुना है और दोनों पक्षों ने अपने अपने तथ्य रखे। उस तथ्य के आधार पर ही जो इंदौर हाईकोर्ट ने एसआई को पूरे सर्वे के आदेश दिए हैं। तो देखिए, अब बाहर तथ्य रखने की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। देखिए, कोर्ट ने आपको पर्याप्त मौका दिया था, दोनों ही पक्ष की तरफ से जो है वो तथ्य रखे गए, तो उन्हीं तथ्यों के आधार पर तो ये आदेश हुए। अब इंतजार है तो एएसआई के सर्वे रिपोर्ट का कि जब 6 सप्ताह बाद एएसआई अपनी रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट में पेश करेगी, उसमें वो क्या क्या तथ्य पाती है। क्या हिंदू पक्ष के जो तथ्य रखे गए थे कोर्ट में उसके दावा मजबूत है, या फिर जो मुस्लिम पक्ष जो लगातार दावा करता है उसका दावा मजबूत है। तो दोनों ही पक्ष के, चूंकि जो जांच कमेटी जो बनी है एसआई की, उसमें दोनों ही पक्ष के लोग हैं, तो विषय विशेषज्ञ इस पूरे मामले की पड़ताल करेंगे। विभिन्न जो मानक है एसआई के, उसके अनुसार पूरा सर्वे होगा और सर्वे के बाद जब सर्वे रिपोर्ट रखी जाएगी कोर्ट में, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि आखिर किसके जो दावे हैं या जो तथ्य है वो सच है। जी जी, ठीक। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं कि अब 5 एक्सपर्ट की टीम जो है वो सर्वे करेगी। जिस तरह से ज्ञानवापी पर सर्वे हुआ था, आपने देखा, अभी भी लगातार इस पर विवाद की स्थिति हम देखते आ रहे हैं। चाहे हम मथुरा में देखें, वहां पर भी सर्वे की मांग लगातार चल रही है। अब ये धार का हम जिक्र कर रहे हैं, यहां पर भी सर्वे अब होगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इतना लंबा वक्त, जब 6 हफ्ते बाद रिपोर्ट आएगी तो क्या कुछ इसमें होता है। कांग्रेस के खाते फ्रीज किए जाने को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौके पर सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आर्थिक रूप से कमजोर करने की साजिश है। जो मुद्दा हमने उठाया है वो सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार विपक्ष पर हमला कर रही है, इसीलिए चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के खाते फ्रीज किए गए हैं। This issue affects not just the Indian National Congress, it impacts our democracy itself most fundamentally. A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. However, even under these most challenging circumstances, we are doing our very best to maintain the effectiveness of our election campaign. On the one hand, there is the electoral bond issue mentioned by Congress President Kharge, which has been declared unconstitutional by the Supreme Court. The electoral bonds have benefited, as everyone knows, the BJP hugely, massively. तो वहीं राहुल गांधी ने भी सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के खाते फ्रीज किए गए हैं, कोई भी संस्था इस पर कुछ नहीं बोल रही। देश में लोकतंत्र पर यह बड़ा खतरा है। पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है।
तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस ने देश को लूटा है, राहुल गांधी की हार तय है, देश मोदी के साथ है। अकाउंट फ्रीजिंग का सवाल है। यदि आप हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से कोट अनकोट आप डिफॉल्टर हैं, तो यू विल बी ट्रीटेड एज अ डिफॉल्टर। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है गांधी परिवार की, हम डिफॉल्ट भी करेंगे और डिफॉल्ट करने के पश्चात हमें इस देश के कानून के प्रावधानों को पालन करने से राहत दिया जाएगा।